Mining support presenting a new topic, mine working. It's a very important chapter of CMR 2017. I am discussing whole chapter within few minutes, so you should have to just listen it very properly for clear identifications about what the regulation stated and what is the content included inside these regulations. So first regulation number is 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या करता है ना, आइडेंटिफाई करता है किसी भी पर्सन्स के हेल्थ हैजार्ड्स को और किसी भी रिस्क को जिससे व्यक्ति को मतलब हानि हो, तो उस हानि को क्या करते हैं ना, कम करने का मतलब कि एक साधन है, एक प्लान है। इस प्लान के तहत उसको क्या किया जाता है ना, मिनिमाइज करने का माने अप्रोच रखा जाता है। ठीक है, तो एसएमपी के तहत क्या क्या बताया जा रहा है कि एसएमपी के तहत, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के तहत ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है कंसल्ट करते हैं सेफ्टी कमेटी से और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से, और मिल करके क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं कोई भी रिस्क को यदि उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है या तो उनको संज्ञान दिया जाता है। कंट्रोल किया जाता है ऐसे रिस्क को मतलब जड़ से, एट सोर्सेस, और मिनिमाइज किया जाता है इस तरह के कोई रिस्क को। व्यक्ति जो भी माइंस में वर्क करता हो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एसएमपी एक हमारा ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स है, ऑडिटेबल DOCUMENT, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स है। इसमें क्या क्या कंटेन किया जाता है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें बताया जा रहा है कि प्लानिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके अंदर मतलब कि इंक्लूडेड है। इस एसएमपी के तहत माइंस सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी के माइंस के सेफ्टी का, माइंस सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी इंक्लूडेड रहता है। ये प्लान क्या करता है ना, ऑनर एजेंट और मैनेजर इस प्लान को रिव्यू करते रहते हैं और इसमें जहाँ तक संभव हो इनको इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, एसएमपी को, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को। ऑनर एजेंट और मैनेजर, इसमें बताया जा रहा है कि इनका एक कॉपी जो है RIM को सबमिट करेंगे। RIM अपने मनचाहे ढंग से इसमें किसी प्रकार का चेंज ला सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम रेगुलेशन नंबर 105 बताया जा रहा है मैनुअल ऑफ एनकास्ट वर्किंग। मैनुअल ऑफ एनकास्ट वर्किंग, मैनुअल ऑफ एनकास्ट वर्किंग के तहत बताया जा रहा है, मैनुअल ऑफ एनकास्ट वर्किंग के तहत इसमें इंक्लूडेड टर्म्स क्या क्या है कि जहाँ कहीं भी बेंच, हमारा बेंच फॉर्मेशन जहाँ कहीं भी मोरम, ग्रेवल, क्ले या डेब्रिस में हो तो उसका जो साइड है, ठीक है, साइड हॉरिजॉन्टल से एक्सीड नहीं करेगा 45 डिग्री से। ठीक है, 45 डिग्री से अधिक एक्सीड नहीं करेगा। इस तरह के बेंच मतलब का बेंच का साइड जो है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से अधिक एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन ऑफ साइड्स ऑफ सच बेंच does not exceed 45 degree from the horizontal, but if a special condition exists
then it's the concern of RIM. RIM can change or made some change as he wants. Okay, now next point stated from regulation number 105, the height and bench of such benches which are made from alluvial, moram, gravel or clay as well as debris does not height above more than 1.5 meter, and bench height does not exceed 1.5 meter, and also the width of such bench, breadth of such bench or width of such bench does not be less than its height. मतलब कि इसका width of bench shall not be less than its height. ठीक है, इसका हाइट से कम नहीं होगा। साथ ही साथ आगे हमारा स्टेटेड क्या कर रहा है रेगुलेशन नंबर 105 कि जहाँ कहीं भी मतलब कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के केस में जहाँ कहीं भी ऐसा स्थिति क्रिएट होता है, मतलब कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जहाँ कहीं भी किया जा रहा हो और उसमें इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रेगुलेशन नंबर 105 के तहत कि इन सीटों पिलर छोड़ा जाता हो, इन सीटों पिलर्स किस लिए ना मेजरमेंट के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन सीटों पिलर्स का हाइट जो है कि 2.5 से हाइट जो है कि शैल नॉट बी ग्रेटर देन 2.5 मीटर, और यदि इसका हाइट जो है एक्सीड करता है 1.25 मीटर से तो बेस डाया जो होता है इन सीटों पिलर का जो बेस डाया होता है, ये डाया का बात कर रहा है, तो बेस डाया 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेस डाया शैल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट पॉइंट। यदि किसी भी तरह का मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच यदि फॉर्म किया जा रहा हो कोल में, तो उस तरह का उसको भी जो है स्लोप करके नहीं रखा जाएगा बेंच का हाइट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट इसमें देखना है कि बेंच का हाइट शैल नॉट बी लेस देन 3 मीटर बियॉन्ड, मतलब कि बेंच का हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि बेंच का width ऑफ बेंच शैल नॉट बी लेस देन इट्स हाइट। ठीक है, मतलब कि बेंच की चौड़ाई जो है width ऑफ बेंच शैल नॉट बी लेस देन height of such bench which are made or being made on coal। ओके, इस तरह का यदि बेंच जो कोल पे बना हो, इसमें किसी भी प्रकार का कंट्राडिक्शन या तो आर्गुमेंट हो, तो उसमें CIM ही केवल रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसमें किसी प्रकार का रिटर्न ऑर्डर दे करके इसमें किसी प्रकार का चेंजेस लाएंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या पाते हैं कि ऐसे मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जहाँ पे वर्किंग हो रहा हो, तो एज ऑफ वर्किंग साइट और एज ऑफ एक्सकेवेशन से एज ऑफ एक्सकेवेशन और साइट ऑफ एक्सकेवेशन में लूज स्टोन ट्रीज, नो ट्रीज, लूज स्टोन्स ट्रीज, ठीक है, डेब्रीज, ट्रीज, लूज स्टोन्स, डेब्रीज किसी भी प्रकार से मतलब 3 मीटर के अंदर ऐसे एज ऑफ एक्सकेवेशन में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, मैंने नहीं रखा जाएगा, 3 मीटर के अंदर नहीं रखा जाएगा, ये पॉइंट जानकारी रखना है। फिर बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन अंडरकट कोई भी फेस में
रेगुलेशन नंबर 105 के अधीन बताया गया कि कोई भी पर्सन्स मतलब कि ऐसे बेंच के फेस में हमारा अंडर कट नहीं लेंगे, अंडर कट नहीं लेंगे, ठीक है। बेंच के फेस में अंडर कट नहीं लेंगे, अंडर कट नहीं लेंगे। और आगे बताया जा रहा है कि जिससे अंडर कट नहीं लेंगे जिससे कि ओवर हैंगिंग होने का खतरा हो, ठीक है। इस तरह का काम नहीं करेंगे, अंडर कट नहीं लेंगे, अवॉइड अंडर कट, टू अवॉइड सच ओवर हैंगिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, इसके तहत हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलता है कि कोई भी ऑनर, एजेंट और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे किस में ना, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में अल्टीमेट पीट स्लोप, अल्टीमेट पीट स्लोप, डंप स्लोप, मॉनिटरिंग स्लोप स्टेबिलिटी, सब चीज़ का ध्यान रखेंगे कौन ना, ऑनर, एजेंट और मैनेजर। तो स्लोप स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है। स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी यदि किसी प्रकार का यदि खतरा में पड़ता है और डेंजर में आता है तो क्या होता है, डंप फेलियर का चांसेस होता है, जिससे बहुत सारा लॉस मतलब कि लाइफ और मटेरियल का होता है, ठीक है, मशीनरीज का लॉस होता है, ठीक। ये क्या है तो साइंटिफिकली ये माइन ऑफिस में मतलब मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग का जो जांच होगा वो साइंटिफिकली होगा और इसका कॉपी जो है कि माइन ऑफिस में रखा जाएगा। और इस तरह का जो स्टडीज़ है 1 साल के अंदर ऑनर या एजेंट के हेल्प से मतलब कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में स्लोप का जो जांच होगा या तो स्लोप स्टेबिलिटी का मॉनिटरिंग जो होगा, मतलब कि मॉनिटरिंग स्लोप स्टेबिलिटी आर मेड विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर। किसके द्वारा ना, इसका जो केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल एक्शन होगा वो ऑनर और एजेंट के द्वारा ही होगा। किसका ना, मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी साइंटिफिकली, ठीक है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में हाइट एंड विड्थ ऑफ द बेंच, किस केस में, यदि वो एलुवियल मोरम क्ले ग्रेवल पे हो तो वो 3 मीटर से अधिक नहीं होगा, 3 मीटर से अधिक नहीं होगा मतलब बेंच का हाइट। और बेंच विड्थ जो है कि नॉट लेस देन बेंच हाइट। इसके साथ साथ यदि वो बताया जा रहा है कि कोल या रॉक फॉर्मेशन यदि है और वहाँ पे बेंच बनाना है तो उस केस में भी कोल या रॉक में बेंच बनाना है तो बेंच हाइट हमारा नहीं होगा, किससे ना, डिगिंग हाइट और रीच ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन, ठीक है, मतलब उससे अधिक नहीं होगा। कोल या रॉक के बीच में यदि बेंच बनता हो तो उसमें बेंच का हाइट जो है डिगिंग हाइट या तो रीच ऑफ द बूम ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन से अधिक नहीं हाइट बढ़ा के रखा जाएगा। एक्सकेवेशन मशीन हमारा डिगिंग, एक्सकेवेटिंग और रिमूवल के लिए यूज होता हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विड्थ नॉट लेस देन वाइडेस्ट मशीन। अब यहाँ पे विड्थ का बात किया जा रहा है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में, और वो कोल या तो रॉक फॉर्मेशन में हो तो उस केस में हमारा बताया जा रहा है कि विड्थ shall not be less than widest machine plying on the bench plus 2 मीटर, ठीक है। width of the बेंच का width जो है, बेंच का width, इसमें बेंच ऑफ द width सॉरी बेंच width के लिए बारे में चर्चा किया है तो width of the bench shall not be less than width of the widest machine plying on the bench plus 2 मीटर। सेकेंड केस हमारा है width of the widest machine plying on the bench plus 2 मीटर।
second point is here. Width of the widest dumper thrice of width of the widest dumper. मतलब width of the bench shall not be less than thrice of the width of the widest dumper lying on the bench. और third point is height of the bench. ये 3 पॉइंट हमारा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग के केस में बेंच हाइट डिटर्मिनेशन के लिए क्या क्या जानकारी रखना है कि कोई भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में यदि हाइट हमारा मतलब कि ओबी ग्रेवल डेब्री से बना हो तो उसका बेंच हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगा। यदि कोल और रॉक फॉर्मेशन में हो तो बेंच हाइट हमारा क्या होगा, बेंच का हाइट डिगिंग और रीच ऑफ द मशीन से अधिक नहीं होगा, प्लस एक्सकेवेटिंग मशीन्स और बेंच का विड्थ जो है इन सब फैक्टर पर डिटरमाइन करता है। और वो क्या क्या है, एक्सकेवेशन मशीन डिगिंग और एक्सकेवेशन और रिमूवल के लिए जो यूज़ होता है ऐसे मशीन पे। साथ साथ विड्थ नॉट लेस देन वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच, प्लस डंपर के केस में 3 times द डंपर विड्थ और हाइट ऑफ द सच बेंच विच आर मेड ऑन कोल और रॉक सच शैल नॉट बी लेस देन इट्स हाइट। इसके बाद हमारा रेगुलेशन नंबर 107 पे आता है, रेगुलेशन रिक्लेमेशन। ओके, 107 रिक्लेमेशन, RECLA 107। रिक्लेमेशन है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक्सकेवेशन जिस भी प्रकार का हमारा ओपन कास्ट वर्किंग में हो, ओपन कास्ट माइंस में हो, तो उसको हम लोग बैक फिलिंग करते हैं, उसको उस वॉइड को फिर से फिलअप करते हैं। यही प्रोसेस को हम लोग रिक्लेमेशन करते हैं। रेगुलेशन नंबर 108 में क्या बताया जा रहा है कि स्पॉइल बैंक्स एंड डम्प्स, स्पॉइल बैंक एंड डम्प्स। रेगुलेशन नंबर 108 के तहत हमारा क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें बताया रहा है कि हमारा स्लोप जो है, स्लोप मतलब स्पॉइल बैंक्स का नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज पे डिटरमाइन करता है। और नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज जो है हमारा किसका ना, स्पॉइल बैंक्स एंड डम्प्स का नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज शैल नॉट बी ग्रेटर देन 37.5 डिग्री। और किसी प्रकार का स्टीपर स्लोप हो, मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज से भी हमको बढ़ा के, जैसे स्पॉइल बैंक्स का यदि इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ रिपोज को बढ़ाना है, मतलब कि स्लोप को बढ़ाना है स्पॉइल बैंक्स का, स्पॉइल बैंक का जो स्लोप है उसको हमको और एक्सीड करना है, तो RIM इसमें हमारा इजाज़त दे सकते हैं, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑर्डर दे सकते हैं। स्पॉइल बैंक्स का हाइट जो है 30 मीटर से अधिक बढ़ा के नहीं रखा जाएगा। यदि 30 मीटर से अधिक बढ़ा के रखते हैं तो उस केस में इसको बेंच बना के रखा जाएगा, और उस बेंच का हाइट भी 30 मीटर से अधिक नहीं होगा। ओवरऑल स्लोप जो होता है और ऐसे स्पॉइल बैंक्स के डंप्स का ओवरऑल स्लोप 1:1.5 होता है, मतलब कि 1 मीटर यदि हमारा वर्टिकल है तो 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल होगा। ये बात जानकारी रखना है। और मतलब कि ये क्या है हमारा 1:1.5, 1 वर्टिकल है तो 1.5 हॉरिजॉन्टल है, ये बात ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि टोय ऑफ स्पॉइल बैंक shall not comes nearer to 100 मीटर ऑफ 100 मीटर से मतलब कि नज़दीक ना पहुँचे। स्पॉइल बैंक्स का जो टोय होगा वो 100 मीटर नियरर माइन ओपनिंग रेलवे
पब्लिक रोड, बिल्डिंग और परमानेंट स्ट्रक्चर से उसके करीब ना आए, मैंने 100 मीटर के अंदर ना आए, ठीक है। 100 मीटर के अंदर मतलब कि स्पॉइल बैंक्स के टो जो है पब्लिक रोड्स, बिल्डिंग्स, माइन ओपनिंग और किसी भी परमानेंट स्ट्रक्चर जो ऑनर माइंस के ऑनर का ना हो, तो इसका टो जो है 100 मीटर के अंदर ना आए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। इस तरह से नेक्स्ट बात हमारा आगे चर्चा करेंगे, रेगुलेशन नंबर 109, ट्रांसपोर्ट रूल। ट्रांसपोर्ट रूल, इसमें केवल और केवल आपको एक्सट्रैक्ट बताया जा रहा है इस रेगुलेशन के तहत, ठीक है। तो इसमें सुनने में भी आसानी है और रिमाइंड करने में काफ़ी मतलब कि इजी लर्निंग हो जाएगा किसी प्रकार से। तो ट्रांसपोर्ट रूल क्या है? ट्रांसपोर्ट रूल फॉर्मुलेट करता है मैनेजर, ये बात तो जानकारी में होगा ही सबको। और इस ट्रांसपोर्ट रूल को किसके बेसिस पर बनाया जाता है? तो साइज और कैपेसिटी, साइज और कैपेसिटी ऑफ मशीनरी, साइज और कैपेसिटी ऑफ एनी मशीनरी। ट्रांसपोर्ट रूल बनाने के लिए और इसमें किसी प्रकार के चेंज लाने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को एक कॉपी भेजेगा मैनेजर। और यदि मैं इसी प्रकार का मशीनरी बिना किसी साइज और कैपेसिटी का अनुमान या तो इसका कोई भी ट्रांसपोर्ट रूल बनाने से पहले ही यदि उसको यूज्ड किया जा रहा हो, तो इसके 90 दिनों के अंदर मतलब विद इन 90 डेज ट्रांसपोर्ट रूल फॉर्मुलेट करेगा, उसको मैनेजर को मैंने मैनेजर ट्रांसपोर्ट रूल फॉर्मुलेट करके आरआईएम को सबमिट करेंगे, ठीक है। मैनेजर ट्रांसपोर्ट रूल किनको सब मैंने हैंड ओवर करेंगे, मैंने रखने के लिए देंगे ना। पहला वो होगा ऑपरेटर, ड्राइवर और ऑफिशियल कंसर्न, और इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल है तो उनको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे हम लोग बढ़ते हुए पाते हैं रेगुलेशन नंबर 110। जैसा कि हम पहले बताएं कि ट्रांसपोर्ट रूल साइज कैपेसिटी ऑफ मशीनरी पे बनता है, लेकिन वही हमारा रेगुलेशन नंबर कोड ऑफ प्रैक्टिस 110, कोड ऑफ प्रैक्टिस, रेगुलेशन नंबर 110 कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस 110 साइज कैपेसिटी के साथ साथ टाइप पर भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मशीनरी पर भी। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस किस पे मतलब कि जब भी कोई न्यू मशीनरी का ऑपरेशंस माइंस में स्टार्ट करना हो तो उसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम किया जाता है मैनेजर के द्वारा। इसमें 3 चीज़ें ध्यान में रखना है, टाइप, साइज और कैपेसिटी ऑफ सच मशीनरी। और इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आरआईएम को मैनेजर लिखित आदेश मतलब लिखित कॉपी इसका मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस भेजेंगे बना करके फॉर्मुलेट करके। यदि यह मशीनरी ऑलरेडी यूज्ड है माइंस में मतलब किस टाइप का, साइज का और कैपेसिटी का, तो उसका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर्मुलेट करेंगे और 90 डेज के अंदर जो है आरआईएम को सबमिट करेंगे, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 110 के अधीन कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाता है। इसके बाद रेगुलेशन नंबर 111, रेगुलेशन नंबर 111 जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट वर्क मतलब कि जहाँ भी कोई भी पिलर का कटाई मतलब पिलर का फॉर्मेशन हो, पिलर का फॉर्मेशन किस रेगुलेशन के तहत किया जाता है ना, रेगुलेशन नंबर 111 के तहत। रेगुलेशन में क्या क्या कहता है कि नो गैलरी इन ए सीम और सेक्शन एक्सीड्स 3 मीटर हाइट, मतलब कि कोई भी गैलरी का हाइट मतलब गैलरी जो भी हम लोग चलाते हैं, ठीक है, और वो गैलरी का हाइट हमारा कितना से अधिक ना हो, तो यह गैलरी का हाइट हमारा 3 मीटर से अधिक ना हो, और इसका जो विड्थ है, ये विड्थ चौड़ाई, जिसको चौड़ाई जो है 4.8 मीटर से अधिक ना हो, यह रेगुलेशन नंबर 111 हमारा इंट्रोड्यूस करता है। रेगुलेशन नंबर 111 यह चीज़ हमको बताता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम लोग को कुछ नया पॉइंट्स मिलकर आता है, उभर कर आता है, वो क्या है कि जहाँ कहीं भी संभव हो डेवलपमेंट करते समय पिलर का हाइट जो है मतलब पिलर जो रेगुलरली हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनना चाहिए,
ठीक है, रेगुलेशन नंबर 111 के तहत ये चीज़ हमको मिलता है। साथ ही साथ बताया जा रहा है इसमें एक पॉइंट क्या कि डेवलपमेंट वर्क के तहत सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर लेफ्ट इन ए सीम और सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन corresponding to the depth of seam or sections from the surface and width of the gallery। ठीक है, मतलब इसमें समझना है कि जो भी कोई भी पिलर हमारा फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी कोई भी पिलर हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक, तो इस पिलर को मतलब कि जो भी कोई पिलर हम लोग फॉर्म करते हैं उस पिलर का जो हाइट जो भी कोई भी पिलर का फॉर्मेशन होता है इसका किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर, ठीक है, सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर, सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर, यहाँ दो एडजेसेंट पिलर के डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। और साथ ही साथ कहा रहा है कि यह इसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस एंड विड्थ ऑफ गैलरी, मतलब कि करॉस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ टू पिलर्स किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ सीम एंड विड्थ ऑफ गैलरी, नॉट हाइट, ठीक है, विड्थ ऑफ गैलरी, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। करॉस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिलर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डेप्थ ऑफ सीम एंड विड्थ ऑफ द गैलरी। इसमें हमारा चूँकि ये हमको रिमाइंड है, याद है, इसलिए हम सारी चीज़ बता देते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, मतलब कि यदि कोई भी सीम जो कि हमारा 70 मीटर, या इफ़ एनी कोल सीम लाइज एट 70 मीटर्स बिलो द सरफेस, और गैलरी का जो विड्थ है, ठीक है, सीम का डेप्थ हमारा कितना है 70 मीटर, और गैलरी का जो विड्थ है वो 3.2 मीटर है, तो इस केस में करॉस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिलर क्या होगा, तो वो कितना होगा, तो 16.5 मीटर होगा। यह एक टेबल के तहत बताया जा रहा है और टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, एनी हाउ इसको पूरा अच्छे तरह से रटना पड़ेगा, मतलब आपको याद है तभी आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि पिलर का हाइट, मतलब कि इस तरह के पिलर का जो साइज में वेरिएशन करना है तो उसमें केवल और केवल चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ही आदेश दे सकते हैं पिलर के साइज में किसी भी प्रकार का फेरबदल पे, ठीक है। कोई भी पिलर जो 7 सितंबर 1926 से पहले बना हुआ है तो इसमें इस तरह का यदि रेगुलेशंस वो ओबे करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि हाइट एंड विड्थ जो है गैलरी का यदि बताया जा रहा है तो वो RIM के आदेश पर निर्भर कर सकता है, वो RIM मैंने रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इसमें कोई फेरबदल कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 112 के तहत क्या बता रहा है, डिप्लेरिंग ऑपरेशन, और डिप्लेरिंग ऑपरेशन के तहत हम लोग क्या क्या चीज़ जानकारी लेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर RIM के एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर्स रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के आदेश पर संपन्न होगा। गैलरी का हाइट जो है हमारा 3 मीटर से अधिक नहीं होगा, ये पहले हम बता चुके हैं, 3 मीटर से अधिक हाइट एक्सीड नहीं करेगा। साथ ही साथ ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स, मतलब कि यहाँ पे ध्यान रखना है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन और कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, दो चीज़ है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ सच पिलर, मतलब कि ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर जो हमारा होगा तो 2 पिलर अहेड हम जो है कि एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर कर सकते हैं, 2 पिलर अहेड, 2 पिलर अहेड, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन 2 पिलर्स अहेड वर्क कैन बी प्रोग्रेस्ड और वर्क आर गोइंग टू प्रोग्रेस,
but if extraction is being proceeded or extraction is going to be start, then it is restricted up to maximum. यदि एक्सट्रैक्शन कमेंसमेंट हो रहा है या तो उसको स्टार्ट कर रहा है, द एक्सट्रैक्शन वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलर इज 4। मैंने एक्सट्रैक्शन रिडक्शन का पिलर का यदि किया जाना शुरू कर रहा हो तो उस केस में 4 पिलर्स अहेड हम लोग इस वर्क को कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन 2 पिलर अहेड, कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन 4 पिलर अहेड, लेकिन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर 2 पिलर अहेड। RIM जो है कि इसमें इस तरह से जो मैंने 2 पिलर हो या 4 पिलर हो या 3 पिलर हो, किसी प्रकार का जो है फेरबदल कर सकते हैं रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसमें डिप्लेयरिंग ऑपरेशंस में। तो डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के तहत हमारा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इसमें किसी प्रकार का चेंजेस ला सकते हैं। ही कैन ब्रिंग एनी चेंजेस। नाउ कम टू रेगुलेशन नंबर 112। 112 के तहत बताया जा रहा है कि मतलब किसी कितना कोल रेज्ड हुआ, कितना कोल जो है रेज्ड हुआ, या तो कितना सैंड स्टोर्ड हुआ, STOWED, कितना सैंड स्टोर्ड हुआ, वो रेगुलेशन नंबर 12 के तहत बताया जा रहा है। तो इसका जो भी लेखा जोखा होगा वो प्रीसीडिंग मंथ में, प्रत्येक प्रीसीडिंग मंथ के 10th डेज ऑफ एवरी मंथ इसका जो है जांच किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, और इसका लेखा जोखा हिसाब रखा जाएगा 10th डे ऑफ एवरी मंथ, 10th डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग मंथ। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 112। रेगुलेशन नंबर 113 बताया जा रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर। मैंने बोर्ड एंड पिलर मेथड्स के अलावे दूसरा मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं कोल का, तो उसमें हम लोग परमिशन जो है CIM से ग्रांट करना पड़ता है। मैंने डिप्लेयरिंग ऑपरेशन में RIM, लेकिन बोर्ड एंड पिलर मेथड के अलावे दूसरे मेथड को यदि हमको चलाना है तो CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से हमको रिटर्न परमिशन ग्रांट करना पड़ता है, और इसका 2 कॉपी जो है हमको सबमिट करना पड़ता है। 2 कॉपी ऑफ सच मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन हमारा परमिशन ग्रांट करना पड़ता है। ठीक है, और आगे हम लोग जब चलते हैं तो रेगुलेशन नंबर 114 के तहत हमारा सेविंग्स क्लॉज आता है। सेविंग्स में क्या क्या मिलता है हमको, सेविंग्स आता है, और इस सेविंग्स के तहत हमको क्या क्या मिलता है ना बताया जा रहा है कि हॉलेज, वेंटिलेशन और अदर पर्पस के लिए यदि किसी प्रकार का हमारा मतलब कि जांच हो, इनलार्जमेंट ऑफ गैलरी हो, ठीक है, तो इस तरह का मतलब कि यदि हमारा कोई भी वर्किंग यदि आगे बढ़ाया जा रहा है रेगुलेशन नंबर 114 के तहत, 114 के तहत यदि किसी भी प्रकार का और किसी भी कार्य में हमारा वर्किंग को आगे प्रोसीड करना पड़ रहा है, तो उस केस में हॉलेज वेंटिलेशन साथ ही साथ अदर कोई पर्पस जिसमें हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ गैलरी आगे बढ़ाया जा रहा हो, इनलार्जमेंट ऑफ गैलरी हो रहा हो, तो इस केस में 14 दिनों के अंदर जो है हमारा प्रायर नोटिस किससे लिया जाता है, 40 डेज प्रायर नोटिस हमको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेना पड़ता है। मतलब कि गैलरी का इनलार्जमेंट हो, इन्हांसमेंट हो, तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर किया जाएगा, और इसके तहत हॉलेज, वेंटिलेशन और कोई पर्पस जो इससे रिलेटेड हो, कंसर्न हो, तो उसका खबर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को दिया जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 114 के तहत, माने सेविंग्स के तहत। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रेगुलेशन नंबर 115 रोड्स एंड वर्किंग्स। ठीक है, रोड्स एंड वर्किंग्स में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग पाते हैं कि यदि किसी प्रकार का क्रश और सिम्टम्स ऑफ कोलैप्स यदि दिखता है मैनेजर को, तो मैनेजर इसका फोर्थविथ मतलब कि तुरंत खबर करेंगे किनको ना, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। रेगुलेशन नंबर 115 के तहत आता है रोड्स एंड वर्किंग्स। मतलब केवल इसमें ध्यान रखना है कि रोड्स एंड वर्किंग्स में रेगुलेशन नंबर 115 आता है, रोड्स एंड वर्किंग्स, और इसके तहत मैनेजर किसी प्रकार यदि कोई क्रैक्स और सिम्टम ऑफ
किसी भी पिलर में पाते हैं तो इसका खबर जो है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को सबमिट करेंगे, इसका एक कॉपी, ठीक है, नोटिस के रूप में। और रेगुलेशन नंबर 116 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स है। रेगुलेशन नंबर 117 में हमारा आता है पॉइंटिंग आउट कंट्रावेंसेस ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का गड़बड़ी यदि इंस्पेक्शन के दौरान पाया जाता है तो उसका जो है नोटिस, उनका जो है नोटिस बोर्ड पे 15 दिनों के अंदर जो है नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। और इसमें आगे बताया जा रहा है कि इसका नोटिस बोर्ड पे जो है इसका नोटिस मतलब कि कंट्रावेंशंस को लगाया जाएगा। और माइंस ऑफिस में 3 ईयर तक इसका मतलब कि कंट्रावेंशंस को, जो भी कंट्रावेंशंस इसका रिकॉर्ड माइंस ऑफिस में 3 साल तक इसको मेंटेन किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा। और यदि किसी प्रकार का हटाने का यदि इरादा है तो इसका एक्सपायरी डेट में 3 साल पूरा हो जाने पर हटा दिया जाएगा। अदरवाइज RIM कहे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कहे, तो इस नोटिस को मतलब इस तरह के मतलब कि जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को 3 साल के अंदर माइंस से हटा दिया जाएगा, ठीक है, माइंस ऑफिस से। रेगुलेशन नंबर 118 के तहत हमको क्या क्या चीज़ें मिलता है। रेगुलेशन नंबर 118 जिसमें हमारा मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग के बारे में चर्चा है। मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग। तो चूंकि हम पहले बता चुके हैं, कंटिन्यूअस वर्किंग ऐसे वर्किंग को कहते हैं जिसमें दो सीम 9 मीटर के अंदर आता है, 9 मीटर 9 या 9 मीटर के अंदर आता है, तो उसको कंटिन्यूअस वर्किंग कहते हैं। मल्टी सेक्शन में हमारा कहता है कि वन सेक्शन मतलब नॉट मोर देन 1 सेक्शन इन एनी सीम, कहीं भी हमारा वर्किंग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कहीं पे दो सीम या 2 सेक्शंस में वर्किंग किया जा रहा हो तो ये 2 मीटर के अंदर, मतलब कि जो यदि कहीं भी दो वर्किंग 9 मीटर के अंदर आ जाता है तो उसमें 2 सेक्शन में वर्किंग नहीं किया जाएगा। स्पेशल कंडीशन यदि है, इसमें रेगुलेशन नंबर 118 के तहत मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग आता है। इसमें बताया जा रहा है कि एक सेक्शन से अधिक सेक्शन में वर्किंग नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश 2 सेक्शन में वर्किंग होता है और दो सेक्शन 9 मीटर के अंदर आ जाता है तो उसमें वर्किंग को रोक दिया जाएगा। स्पेशल कंडीशन यदि है तो उसमें CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसमें हमारा आदेश दे सकते हैं। यदि कहीं भी 2 सीम और सेक्शन वर्क किया जाता हो जिसमें पिलर ओवर पिलर माने एक पिलर के ऊपर दूसरा पिलर को रखा जाना चाहिए, और इस तरह के रेगुलेशन से छूट हो सकता है यदि इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, मतलब कि ऐसे पिलर ओवर पिलर और हमारा रखा जाना चाहिए यदि स्ट्राटा इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से अधिक हो। मतलब कि ये रूल से हमारा रेगुलेशन से छूट हो सकता है। रेगुलेशन नंबर 118 में यदि 2 सीम और सेक्शन में वर्किंग हो रहा हो और स्ट्राटा का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से अधिक है तो पिलर ओवर पिलर रखने का मतलब वर्टिकली अबव द अदर और बिलो अदर सीम रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 30 डिग्री से अधिक, ये बात ध्यान रखना, 30 डिग्री से अधिक किसका, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्राटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्राटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ओके, मैंने क्षितिज से इंक्लाइनेशन स्ट्राटा का 30 डिग्री से अधिक है तो उस केस में पिलर ओवर पिलर वर्टिकली अबव और बिलो रखने का ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट से हमारा ये स्टेट कर रहा है। फिर बोल रहा है पार्टिंग जो है कि 2 सीम और सेक्शंस में हमारा किसी भी केस में 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस में, ठीक है, पार्टिंग जो है थिकनेस में माने मोटाई में कह रहा है, ठीक है, थिकनेस में पार्टिंग जो है 2 सीम के बीच में 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
CIM प्रोवाइड स्मॉलर और ग्रेटर थिकनेस, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसमें किसी प्रकार का नियम में बदलाव ला सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 119 बता रहा है वर्किंग अंडर रेलवेज और रोड्स, वर्किंग अंडर रेलवेज और रोड्स। इस रेगुलेशन नंबर 119 के तहत हमको क्या क्या मिलता है कि कोई भी वर्किंग जो कि रोड्स रेलवेज पब्लिक बिल्डिंग्स के 45 मीटर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब रेलवेज के 45 मीटर के अंदर कोई भी वर्किंग हमारा नहीं चलाया जाएगा। 45 मीटर के अंदर यदि कोई भी रेलवे का लाइन है बिछा हुआ तो उसमें हमारा कोई भी वर्किंग नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स इसमें किसी प्रकार का स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं। फिर बोल रहा है कि रेगुलेशन नंबर 120 है प्रोटेक्टिव वर्क्स बिफोर माइन इज क्लोज्ड। तो माइन क्लोज करने पर हमारा क्या प्रोटेक्टिव वर्क रखना चाहिए, तो मतलब कि जो भी माइन से हमारा दो एग्रेस होता है, मीन्स ऑफ दो एग्रेस जो होता है, ठीक है। तो दोनों एग्रेस को मीन्स ऑफ एग्रेस और मीन्स ऑफ एक्सेस उसको मतलब कि क्या करना चाहिए, सिक्योरली उसको फेंस्ड करना चाहिए। रेगुलेशन 120 मतलब कि प्रोटेक्टिव वर्क्स बिफोर माइन इज क्लोज्ड, ये सबसे पहला मैनेजमेंट हमको करके माइंस को बंद करना है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 121 कहता है वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज, वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइंस, ठीक है। बिलो ग्राउंड माइंस में यदि माइन बाउंड्री के अंदर यदि हमारा वर्किंग करना हो तो क्या करते हैं ना, किसी प्रकार का बाउंड्री में, माइन बाउंड्री में किसी प्रकार का चेंज लाना है तो उसका खबर जो है सिर्फ और सिर्फ CIM के रिटर्न परमिशन से हो सकता है, माइन बाउंड्री में चेंज। और जहाँ कहीं भी पिलर हमारा छोड़ा जा रहा हो, किसी प्रकार का कोई वर्किंग जो है कि नहीं किया जाना चाहिए, कितना तक ना, रेगुलेशन नंबर 111 में जितना स्पेसिफाइड है एक पिलर डिस्टेंस, तो एक पिलर डिस्टेंस मतलब कि 1 पिलर लेंथ यदि हमारा मतलब कि कोई भी पिलर के डिस्टेंस के आधी पिलर जो है कि वर्किंग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। हाफ द डिस्टेंस ऑफ पिलर स्पेसिफाइड एज पर रेगुलेशन 111 नो वर्किंग शैल बी मेड, ठीक है। मतलब कि कोई भी वर्किंग नहीं किया जाएगा जब तक हाफ द पिलर ऑफ डिस्टेंस छोड़ा नहीं गया हो, ठीक है। कोई भी पिलर का वर्किंग मतलब कोई भी वर्किंग नहीं किया जाएगा माइन बाउंड्री के अंदर जब भी कोई भी हमारा डिस्टेंस पिलर के आधी नहीं छोड़ी गई हो, मतलब जो पिलर चलाया जा रहा हो जिस पिलर का हाइट वो पिलर का आधी डिस्टेंस हमको छोड़ करके माइन बाउंड्रीज में हमको वर्क करना होगा। फिर इसमें रेगुलेशन नंबर 122 आता है वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज। 122 इसमें बताया जा रहा है कि वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट वर्किंग। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी ओपन कास्ट वर्किंग के केस में जहाँ भी कहीं वर्किंग किया जाएगा, ठीक है, वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट वर्किंग, तो कोई भी वर्किंग ओपन कास्ट वर्किंग में हमारा नहीं चला जाएगा जिसमें हमारा 7.5 मीटर में 7.5 मीटर हमारा पार्टिंग नहीं छोड़ा गया हो, तो ठीक है, मतलब कि 7.5 मीटर का पार्टिंग हमको छोड़कर ही माइन बाउंड्री में वर्क करना पड़ेगा ओपन कास्ट वर्किंग के केस में, ठीक है। ये चीज़ जानने के बाद रेगुलेशन नंबर 123 आता है SCMP स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान स्कैम्प, जिसको हम लोग बोलते हैं, रेगुलेशन नंबर 123 के तहत आता है। रेगुलेशन नंबर 123 का आता है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ऑनर एजेंट एंड मैनेजर इसको फॉर्मुलेट करते हैं, साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। इसमें हमको बताया जा रहा है क्या कि ये स्कैम्प जो है किस पर बेस्ड है, साइंटिफिक स्टडी पर, ठीक है। स्कैम्प जो है साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड है, जिसमें हमारा जियोटेक्निकल डाटा, मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, सपोर्ट प्लान, मेथड ऑफ डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन वर्क, साथ सपोर्ट प्लान जिसमें हमारा रूफ और कोल साइट को सिक्योर करने का बिलो ग्राउंड माइंस में हमारा बातें शामिल होती है। स्कैम्प को हमको सबमिट करना है, स्कैम्प का एक कॉपी किन को ना, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को
डेवलपमेंट वर्किंग यदि ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है तो मतलब कि डेवलपमेंट वर्किंग यदि पहले से चलाई जा रहा है तो 30 दिन के अंदर जो है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को ऑनर एजेंट और मैनेजर सबमिट करेंगे। साथ ही साथ बताया जा रहा है 30 डेज बिफोर इफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब कि इस तरह का ऑपरेशंस पहले शुरू कर दिया गया है तो 30 दिन पहले आरआईएम को दिया जाएगा। ऑनर एजेंट और मैनेजर कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है ऑनर एजेंट और मैनेजर कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेशन नंबर 123 के तहत स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान के तहत बताया जा रहा है कि ऑनर एजेंट मैनेजर कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉर्मुलेट करेंगे और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हमारा रेगुलेशन नंबर 124 आता है। इसमें चूंकि सेटिंग ऑफ सपोर्ट्स का है तो चूंकि हम पहले बता चुके हैं जो खूंटा है, खूंटा के ऊपर जो लीड होता है, पाटा होता है, फ्लैट बेस पीस होता है, ठीक है। इसका डायमेंशंस पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसका तो क्या होता है, थिकनेस 5 और विड्थ 25 और लंबाई 75, ठीक है। इसमें हमारा और जो भी क्रॉस बार दिया जाता है रूफ को सपोर्ट के लिए, इसमें हमारा साइड पे कितना हमारा होल किया जाता है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर होल किया जाता है ताकि हमारा क्रॉस बार उसमें रहे। लेगिंग्स दिया जाता है, वो लेगिंग्स जो है 1 मीटर के इंटरवल पर दिया जाना चाहिए। कॉगिंग मेंबर, कॉग लगाएंगे तो कॉगिंग मेंबर जो है 1.2 मीटर हमारा लंबाई में होता है, ठीक है। साथ ही साथ बोल रहा है कि प्रॉप जो है कि डिप्लेरिंग एरिया में हमको प्रॉप पहले लगाया जाता है, कॉग से पहले हमारा प्रॉप लगाया जाता है डिप्लेरिंग एरिया में, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ तो खास जानकारी नहीं इसमें रखना है। रेगुलेशन नंबर 125 आता है, विदड्रॉइंग ऑफ सपोर्ट। ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करता है, प्लान करता है पावर सपोर्ट को लगाने के लिए, और सपोर्ट को खोलने से पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि मतलब कि जहाँ भी जंक्शन ऑफ गैलरी है उसमें हमारा कॉग लगाया जाता है तो कॉग में हमको पहले प्रॉप को खोला जाता है, फिर कॉगिंग मेंबर को खोला जाता है, सॉरी पहले कॉग को खोला जाता है फिर प्रॉप को खोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ जानकारी रखना है। नेक्स्ट हमारा बताया जा रहा है रेगुलेशन नंबर 126। इसमें बोल रहा है कि प्रोविजंस ऑफ रूफ कैनोपीज, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ रूफ कैनोपीज का है रेगुलेशन नंबर 127 है। इसमें आगे रेगुलेशन नंबर 127 में क्या बताया जा रहा है कि स्टीप वर्किंग में कहा जा रहा है रेगुलेशन नंबर 117 स्टीप वर्किंग है, 127 सॉरी, रेगुलेशन नंबर 127 स्टीप वर्किंग का केस है। 127 स्टीप वर्किंग कहा जा रहा है जहाँ पे इंक्लाइनेशन स्ट्राटा का 30 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। इंक्लाइनेशन एक्सीड्स 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन सच वर्किंग इज कॉल्ड स्टीप वर्किंग। और इस केस में क्या होता है, जहाँ भी कोई भी इंक्लाइनेशन 45 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उस केस में वर्क मतलब कोई पर्सन्स को वर्क करने के लिए नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो सेफ्टी बेल्ट या लाइफलाइन ना, सेफ्टी बेल्ट या तो लाइफलाइन नहीं पहने हो, ठीक है। इतना जानकारी इसमें रखने के बाद हम लोग रेगुलेशन नंबर 128 पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फेंसिंग और गेट्स, तो बताया जा रहा है कि कोई भी पब्लिक रोड्स या बिल्डिंग्स हमारा आता है तो 15 मीटर के अंदर, मतलब 15 मीटर के अंदर हमारा फेंसिंग और गेट्स लगाया जाना चाहिए, ठीक है। फेंसिंग एंड गेट्स रेगुलेशन नंबर 128 के तहत आता है। इसी के तहत हमारा 166 रेगुलेशन काम आएगा, जहाँ कहीं हमारा डेंजर ऑफ नॉक्सियस गैस दिखता है तहाँ हमारा रेगुलेशन नंबर 166 लागू होगा। मतलब कि डेंजर ऑफ नॉक्सियस गैसेस या तो इन्फ्लामेबल और नॉक्सियस गैसेस का जहाँ खतरा हो, गैसेस का खतरा जहाँ हो हमारा,
तो रेगुलेशन नंबर 166 लागू होगा, लेकिन 138 कहाँ लागू होगा? जहाँ पे हमारा स्मोक या फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग का केसेस हो, वहाँ पे हमारा रेगुलेशन नंबर 138 लागू होगा। फिर साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है 131 में कि कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रेवल नहीं करेगा जिसका विड्थ 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से कम हो, और मतलब कि 1.8 मीटर से अधिक ऊंचा में ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। जब तक कि वो प्रोटेक्टेड ना हो सेफ्टी गार्ड से और सेफ्टी बेल्ट से, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 132 में कहा जा रहा है कि कोई पर्सन्स लोड को कैरी नहीं करेगा जहाँ पे इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से अधिक हो। मतलब कि यदि कहीं भी मतलब कि ट्रेवलिंग रोडवेज में जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से अधिक हो तो उसमें कैरी नहीं करेगा किसको? ना लोड को। और ऐसे ब्रेथ जो है कि शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर। ब्रेथ जो है वैसे ट्रैवलिंग रोडवेज का जो 1 मीटर से कम नहीं हो। और इंक्लाइनेशन लेवल यदि हमारा साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यदि इंक्लाइनेशन लेवल यदि हमारा लेवल का 15 डिग्री से अधिक हो तो वहाँ पे हमारा स्टेप्स बनाया जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री से अधिक हो यदि इंक्लाइनेशन तो वहाँ पे स्टेप्स बनाया जाएगा। और ऐसे स्टेप्स में हमारा जो स्टेप्स का 15 डिग्री से अधिक इंक्लाइनेशन हो तो ऐसे स्टेप्स बनाया जाएगा। और प्रत्येक स्टेप में हमारा हॉरिजॉन्टल जो है 0.35 मीटर होना चाहिए और वर्टिकल जो है 0.18 मीटर होना चाहिए। ये हमारा डिस्टेंस है। तो इस तरह से रेगुलेशन नंबर 132 मतलब जनरल प्रिकॉशंस होगा, ख़त्म हो गया। इस चैप्टर को हम कंप्लीट इसमें बाइंड अप कर दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कंटिन्यू आप इसमें बने रहें फॉर गेटिंग फर्दर अपडेट्स और फर्दर न्यू रेगुलेशन।